Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I'm going to discuss with you a very interesting and very relevant topic for all PG students and research scholars, that is characteristics of a good sample, or you can say anatomy of a good sample. Okay, जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले मतलब प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च क्वेश्चंस इनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पास सबसे पहला सबसे गूढ़ प्रश्न होता है कि एक सैंपल चुनना, और वो भी सैंपल अच्छा होना चाहिए। तो किसको कहेंगे अच्छा सैंपल? नमूना, है ना? तो एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर रिगरस एजुकेशनल रिसर्च, अ स्ट्रक्चरल गाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी डिजाइन। देखिए, ये आपकी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी है, इतना डाइवर्स आपका पॉपुलेशन है, और उससे कहा जाता है, हमको शब्द पता होता है जनरली कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि वो पॉपुलेशन के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करे, यही हम लोग इन जनरल जानते हैं। तो ये एक इंक्लूजन का क्राइटेरिया है कि भाई कोई क्राइटेरिया हमने लगाया, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। साइज एंड पावर हमने तय किया कि कितना बड़ा सैंपल होगा, वैलिड होना चाहिए, और ये पॉपुलेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन हमने इसमें लगाया है, और ये हमारा सैंपल है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, मैक्रो, बड़ा है, सैंपल क्या है, माइक्रो, छोटा है, और सैंपल से हम पॉपुलेशन पर जनरलाइजेशन करते हैं। यही कहते हैं ना कि जितना बढ़िया आपने सैंपल चुना होगा उतना बढ़िया आप पॉपुलेशन पे जनरलाइजेशन कर सकते हैं। रियलिटी क्या है? रिसर्चर्स रेयरली स्टडी एन एंटायर पॉपुलेशन, कोई भी पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकता है। रिस्क क्या है? इस सैंपल इज नॉट मियरली ए कन्वीनियंट ग्रुप, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सुविधाजनक किसी ग्रुप को चुन लें और उसको सैंपल मान लें और उसके रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पे लगा दें। रूल क्या है? जनरलाइजेशन इज ओनली साइंटिफिकली वैलिड इफ द सैंपल पजेस स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल क्वालिटीज। वो कह रहा है कि जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण तभी वैज्ञानिक रूप से वैध हो सकता है जब आपके सैंपल के पास कुछ विशिष्ट स्ट्रक्चरल क्वालिटीज हों। कौन सी विशिष्ट स्ट्रक्चरल क्वालिटीज? वही जो पॉपुलेशन में है। ठीक है, तो फाउंडेशनल पर्पस क्या हुआ सैम्पलिंग का? द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज टू सेलेक्ट ए सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन। सैम्पलिंग का उद्देश्य ये होता है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ एलिमेंट्स चुन सकें। कैसे चुन सकें? इन सच ए वे, इस तरीके से चुने दैट डिस्क्रिप्शंस ऑफ दोज एलिमेंट्स एक्यूरेटली पोर्ट्रे द टोटल पॉपुलेशन, ताकि उन एलिमेंट्स का जो वर्णन हो, जो डिस्क्रिप्शन हो, वो एक्चुअली एक्यूरेटली, अच्छी तरीके से, सही तरीके से, ठीक तरीके से टोटल पॉपुलेशन को पोर्ट्रे कर सके। फ्रॉम विच द एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड, जहां से उन एलिमेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ये कर्लिंगर ने फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में परिभाषित किया है सैम्पलिंग को, कि सैम्पलिंग का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस परफेक्टली मिरर्स दी पॉपुलेशन। जो रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है, जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है, वो पूरी तरह से पॉपुलेशन का दर्पण होती है, जैसे द ट्रू मिरर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो संभाव्यता, जो न्याय दर्शन होता है, उसमें देखिए पॉपुलेशन का पूरा प्रतिनिधित्व सैंपल कर रहा है, जैसे इसमें एग्जैक्टली वैसे। बट द डिस्टॉर्टेड मिरर भी होता है, जहां सैम्पलिंग बायस आ जाए, जहां पे कोई त्रुटि आ जाए, जहां पे आपने कुछ गलत कर दिया हो, तो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डिस्टॉर्टेड मिरर है। सॉरी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? मस्ट मिरर की ट्रेड्स, यानी कि आपके सैंपल के पास कुछ की ट्रेड्स हैं, वो होने चाहिए पॉपुलेशन के, जैसे एज, किस एज ग्रुप के लोग आपको लेने थे, कौन से जेंडर के लेने थे, उनका SES क्या होना था, उनका बैकग्राउंड क्या होना था। तो ये हम सिंपल स्ट्रेटिफाइड या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से निकालते हैं। थ्रेट क्या है? जो भय है, जो बायस आ जाता है सैम्पलिंग में, वो क्या है? डिस्टॉर्ट्स फाइंडिंग्स बाय एक्सक्लूडिंग सेगमेंट्स। उसमें क्या होता है कि जो विशेष गुण आने चाहिए थे, डिस्क्रिप्शन आने चाहिए थे एलिमेंट्स के, उनमें से कुछ नहीं आया। तो नोट क्या है? केस स्टडी नोट की स्टडीइंग यूपी टीचर मोटिवेशन बट सेलेक्टिंग ओनली अर्बन स्कूल्स इनवैलिडेट्स द रूरल टीचिंग वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन। वो कह रहा है कि मान लो कि तुम यूपी के टीचर मोटिवेशन का अध्ययन करना चाहते हो, लेकिन तुमने सिर्फ शहरी स्कूल के टीचर लिए, तो रूरल टीचिंग वर्कफोर्स का रिप्रेजेंटेशन आया नहीं, तो ये फिर यूपी टीचर नहीं होगा ना, फिर ये यूपी रूरल, सॉरी, यूपी अर्बन टीचर कर दीजिए फिर, या तो, है ना? ये बात है। अच्छा, ये कह रहा है एडिक्वेसी रिक्वायर्स ए स्केल ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टेबिलिटी, कितना सैंपल पर्याप्त होगा ये बताना, है ना?
तो वो कह रहा है सैंपल साइज कैसे चुने, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट ने, जो जॉन डब्ल्यू बेस्ट हैं, उन्होंने 1970 में कहा एब्सोल्यूट सैंपल साइज डिक्टेट्स रिलायबिलिटी मोर देन दी सैम्पलिंग फ्रैक्शन। यानी कि ये चुनना कि जैसे कि हम लोग जनरली चुनते हैं, जो गलती करते हैं हम लोग, कि जैसे 1000 मान लीजिए 20,000 पॉपुलेशन है तो हम उसमें से फ्रैक्शन चुन लेते हैं कि चलो इसका 10% ले लें। इससे बेहतर है कि हम एब्सोल्यूट सैंपल साइज चुने, वो ज्यादा रिलायबल होगा, ना कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन चुनने का। एक्सपेरिमेंटल मिनिमम ये कह रहा है कि 30 पार्टिसिपेंट्स पर सेल होने चाहिए कम से कम, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो। रिसर्चर का टूल किट क्या है, साइज मस्ट सपोर्ट प्लान्ड एनालिसिस, जैसे फैक्टर एनालिसिस या रिग्रेशन। यूज जी पावर, जी पावर एक सॉफ्टवेयर है, to calculate exact requirements based on effect size, alpha level and desired statistical power। ये आपको थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। अल्फा लेवल या रिलायबिलिटी की बात हो रही है, इफेक्ट साइज की बात हो रही है, कितने स्टैटिस्टिकल पावर का आप टेस्ट लगाने जा रहे हैं इसकी बात हो रही है। इसके हिसाब से जी पावर आपको बताता है कि कितना आपको पॉपुलेशन से सैंपल चुनना है। ठीक है ना। अच्छा, सब ग्रुप्स डिमांड इंटरनल होमोजिनिटी। वो कह रहा है ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, गोल हमारा क्या है, मिनिमाइज वेरिएंस विद इन ग्रुप्स टू मैक्सिमाइज द प्रिसीजन ऑफ ओवरऑल एस्टिमेट्स। यानी कि हम वेरिएंस को कम से कम रखें ताकि हमारा प्रिसीजन बढ़िया आए। एप्लीकेशन क्या है, क्रूशियल फॉर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सैम्पलिंग पता है ना, क्योंकि सैम्पलिंग पे पहले बात हो चुकी है, आपको पता है कि सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लो इफ स्टडीइंग टीचिंग मेथड्स द गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रेटम मस्ट बी इंटरनली कंसिस्टेंट इन इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कह रहा है कि जैसे स्कूल्स पढ़ने हैं तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये सब ग्रुप्स हो गए, तो उनमें एक इंटरनल होमोजिनिटी होनी चाहिए, मतलब एक समांगता होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मस्ट बी इंटरनली कंसिस्टेंट इन इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, और क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंस डिमांड्स कंप्लीटली अनलिंक्ड सिलेक्शंस। वो कह रहा है कि तब हम इंडिपेंडेंट या स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमने सैंपल चुना हो आपस में ना जुड़ा हो। जैसे ट्रू इंडिपेंडेंस किसको कहा जाएगा, जब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में जब हम किसी को भी चुन लेते हैं, जब किसी के भी चुनने की प्रायिकता होती है। और वॉयलेशन कब होता है इस रूल का, हम इस रूल को तोड़ते कब है, जब हम बीच से एक क्लस्टर उठा लिया। तो दिक्कत क्या हुई, रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल हैव जीरो इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ अनदर। एक को चुनने का दूसरे पर शून्य प्रभाव होना चाहिए, यानी कि किसी का कोई भी चुना जा सकता है, किसी पे कोई प्रभाव ना। कहने का मतलब ये। डेंजर इसमें क्या होता है, खतरा ये है कि सिलेक्टिंग इंटैक्ट ग्रुप, हमने यहां से ये पूरा इंटैक्ट ग्रुप उठा लिया, क्लस्टर उठा लिया, तो इसने क्या किया, इंट्रा क्लास कोरिलेशन का इसमें रिस्क है। इंट्रा क्लास कोरिलेशन का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमको स्कूल्स के टीचर पढ़ने थे और हमने बहुत सारे स्कूल्स के टीचर हैं, हमको चुनने थे, हमने एक ही स्कूल के सारे टीचर ले लिए, इजी तो रहा हमारे लिए, लेकिन ये आपस में तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक जैसी बातें करेंगे ये। तो द कॉन्सिक्वेंस इसका क्या आएगा, परिणाम क्या होगा, फेल्स टू अकाउंट फॉर शेयर्ड वेरिएंस। यानी कि अब आपको शेयर्ड वेरिएंस नहीं मिलेगा और आर्टिफिशियली हम टाइप 1 एरर को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर पता है यहाँ पे। ठीक है। अब फ्रीडम फ्रॉम बायस टारगेट्स द ट्रू सेंटर, जैसे सिस्टमैटिक बायस और ये रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन में हम कहीं से भी कुछ भी चुन रहे हैं, सिस्टमैटिक में हम एक ही जगह से ले रहे हैं। तो 4 कल्प्रिट्स ऑफ बायस, 4 प्रकार के बायस हो सकते हैं। जैसे कन्वीनियंस बायस, हम लोग जनरली क्या करते हैं या करना पड़ जाता है, आप कहिए कि सिलेक्टिंग हुएवर इज इजीएस्ट टू रीच, उसको चुन लिया जो सबसे आसान था चुनना। वॉलंटियर बायस, रिलाइंग ऑन सेल्फ सेलेक्टेड रेस्पोंडेंट्स हु सिस्टमैटिकली डिफर फ्रॉम नॉन रेस्पोंडेंट्स। मतलब वॉलंटियर ने खुद ही कह दिया, हमने सेल्फ सेलेक्टेड रेस्पोंडेंट्स पे रिलाई कर गए, जिन्होंने खुद वॉलंटियर कहा कि हम बताएंगे। नॉन रिस्पॉन्स बायस, व्हेन ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ड्रॉप आउट्स और रिफ्यूजेस। हमने चुना तो बहुत मुश्किल से, लेकिन उन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया, वो ड्रॉप आउट कर गए, अब क्या करें। और रिसर्चर बायस, डेलिबरेट और अनकॉन्शियस प्रेफरेंसेस इन सिलेक्शन। हमने खुद कभी जानते बूझते कभी अनजाने में हमने सिलेक्शन में प्रेफरेंस दिखाया। तो ये सब कुछ बायस मिलके सैम्पलिंग बायस का रूप लेता है और हमारा सैंपल फिर ट्रू गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पॉपुलेशन का नहीं रह जाता है। अब क्या करें, प्रैक्टिकेबिलिटी बैलेंसेस statistical ideals with field reality. A theoretically perfect design is unless if it cannot be executed, यानी कि यूजलेस, सॉरी, बहुत बढ़िया आपने डिजाइन बनाया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं किया तो बेकार है ना। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो, अप टू डेट सैम्पलिंग फ्रेम हो, पार्टिसिपेंट कोऑपरेशन हो और लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी हो, ये हमारे पास आइडियल है।
है ना, कि पॉपुलेशन तक हमारी पहुंच हो। ऐसी पॉपुलेशन ही क्यों चुने जहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो सैंपल कैसे चुनेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम भी हमारा सही हो, अप टू डेट हो, पार्टिसिपेंट जो चुन के आए वो भी हमसे कोऑपरेट करे, और लॉजिस्टिकली फिजिबल भी हो। तो इसमें तीन चीजें लगती हैं, एक्सेस, कॉस्ट और टाइम। फील्ड सॉल्यूशंस क्या है, रिसर्चर्स यूटिलाइज मल्टी स्टेज और पर्पसिव सैम्पलिंग टू ब्रिज द गैप प्रोवाइडेड, लिमिटेशंस आर ट्रांसपेरेंटली एक्नॉलेज्ड। यानी कि आपको परफेक्ट डिजाइन बनाना है ऐसा जो एक्सेसिबल भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, टाइम भी बहुत ज्यादा ना लगे, क्योंकि सैंपल ही चुनने में सारा समय लगा देंगे तो रिसर्च कब होगी, है ना। अच्छा, स्पेसिफिसिटी रिक्वायर्स लेजर फोकस्ड पैरामीटर्स। ये कह रहा है वेग, जैसे हमको सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स लेना है, ये वेग है। कब परफेक्ट बनेगा ये, जब हमको पता चले स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्कूल का मतलब 9th और 10th के ले रहे हैं, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट यूपी ले रहे हैं, एकेडमिक ईयर 24-50 ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी 24-25। तो ये हमारा क्लियर फोकस्ड पैरामीटर है ना, कहते हैं इसीलिए कि वेग मत करिए। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स कहाँ के, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्कूल्स में 9th-10th कहाँ का, कौन, गवर्नमेंट, एडेड, माइनॉरिटी, प्राइवेट, कौन सा, किस डिस्ट्रिक्ट का, यूपी का, किस राज्य का, है ना। तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन की एम्बिग्विटी खत्म हो जाती है, हमको एक एक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम बनाने में आसानी होती है, और फाइंडिंग्स को हम करेक्ट ग्रुप पे जनरलाइज कर सकते हैं। अब इसमें से चुनेंगे तो फिर हम इन गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर पाएंगे। तो इसलिए हमको स्पेसिफिक होना पड़ता है, ठीक है ना। फिर इफिशियंसी एक्सट्रैक्ट्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एट मिनिमम कॉस्ट। ये कह रहा है कि मेट्रिक क्या है, रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट फॉर ए गिवन सैंपल साइज। हमको एक गिवन सैंपल साइज तक अपने स्टैंडर्ड एरर को घटाना है। एप्लीकेशन क्या करना है, क्रूशियल फॉर लार्ज स्केल एजुकेशनल सर्वेज विद लिमिटेड फंडिंग। मतलब कि जहाँ पे बड़े हमको एजुकेशनल सर्वे करने होते हैं और फंडिंग हमारी कम होती है, वहां के लिए ये क्रूशियल है, बढ़िया है, मतलब क्रूशियल पॉइंट है। और स्ट्रेटजी हम क्या रखें कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आउट परफॉर्म सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन इफिशियंसी बाय मैथमेटिकली इंश्योरिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दस रिड्यूसिंग वेरिएंस। हम क्या करें कि इसीलिए कहा जाता है कि जब हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है आपकी, तो आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए, ताकि आप उसमें से स्ट्रेटा से रैंडम सैम्पलिंग कर सकें। सिंपल रैंडम करेंगे तो हो सकता है कि एक स्ट्रेटा का मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एक ओवर रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है ना। तो जनरलाइजेबिलिटी ट्रिगर्स द एक्सटर्नल रिपल इफेक्ट, है ना। हमारा मेन टारगेट ही यही है कि हम जनरलाइज कर पाए, व्यापक प्रभाव इसका यही है। तो गोल क्या है, अल्टीमेट गोल कि एक्सटेंडिंग सैंपल फाइंडिंग्स बियॉन्ड द स्टडी टू सपोर्ट एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि हम जो सैंपल की फाइंडिंग हो उसके स्टडी के बियॉन्ड भी हम एक्सटेंड कर सके, ताकि एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम बढ़ा सके। हम डिपेंडेंसी किस पे है हमारी, हम किस पे निर्भर हैं, हम रिप्रेजेंटेटिवनेस पे निर्भर हैं, रिगरस मेथोडोलॉजी पे निर्भर हैं, एडिक्वेट साइज, पर्याप्त आकार हो उस पर निर्भर है, और रियल वर्ल्ड कंडीशंस पे निर्भर है। और लिमिटेशन हमारी क्या क्या है, इंटरनली वैलिड सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम ए टिपिकल ग्रुप्स, दैट इज ओनली टॉप रैंक स्कूल आपने ले लिए, तो इससे आपका स्कोप ऑफ जनरलाइजेशन घट जाएगा। तो जनरल मतलब अल्टीमेट गोल जनरलाइजेशन ही है, हम डिपेंड इन चीजों पे हैं, और लिमिटेशन यहाँ जाती है जब हमारा इंटरनली वैलिड सैंपल हम ए टिपिकल ग्रुप से ले लेते हैं, मतलब सब तरीके के ग्रुप को से हम सैंपल विड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये सैंपल डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक ये आया आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। आप सिर्फ इतना बताते हो तो भी काम चल जाता आपका, लेकिन वो इतना डिटेल आउट आपसे बात की गई। कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए, ताकि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का एकदम मिरर इमेज हुआ, है ना। और थ्रेट क्या है, इफ एब्सेंट द रियलिटी, मतलब कि लेकिन रियलिटी में कौन कौन से थ्रेट आ जाते हैं, सैम्पलिंग बायस आ जाता है, इनवैलिड जनरलाइज, तो जनरलाइजेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एडिक्वेट होना चाहिए सैंपल, सफिशिएंट इन साइज, मतलब कम से कम, मतलब वो बहुत कम ना हो, छोटा ना हो बहुत, नहीं तो लेकिन इसमें क्या होगा, सैम्पलिंग एरर अगर हो गई तो लो पावर का टेस्ट बनेगा आपका। फिर मतलब आप बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर होमोजिनिटी होनी चाहिए, समांग होना चाहिए, सब ग्रुप्स इंटरनली कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो उसके अंदर सब ग्रुप्स हो उनमें एक कंसिस्टेंसी हो। तो हाई विद इन ग्रुप वेरिएंस का थ्रेट रियलिटी में, हाई विद इन ग्रुप वेरिएंस इसमें आ जाता है। इंडिपेंडेंस होना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपका सैंपल, ईच यूनिट सेलेक्टेड फ्रीली, जिसकी बात हुई थी ना कि हम कोई यूनिट दूसरी यूनिट के सिलेक्शन पे अपना प्रभाव न डाले।
ठीक है। फिर फ्रीडम फ्रॉम बायस होना चाहिए, इसमें कोई सिस्टमेटिक डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप वहां तक पहुंच पाए, फिजिबल हो उसको वहां तक पहुंचना। स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन आपकी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। इफिशियंसी होनी चाहिए, मैक्सिमम इन्फो एट मिनिमम कॉस्ट। और जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए ताकि फाइंडिंग्स एक्सटेंड आउटवर्ड, ताकि आप फाइंडिंग्स को बाहर तक फैला सके। मतलब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए वो सारा अभी तक आपसे बात की गई कि अच्छा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो, पर्याप्त हो, समांग हो, आत्मनिर्भर हो, बायस से मुक्त हो, प्रैक्टिकल हो, विशिष्ट हो, एफिशिएंट हो और जनरलाइजेबल करने की उसकी क्षमता हो, है ना। और ये ना कि अब ये इसके थ्रेट है, अगर नहीं हो पाया तो जैसे प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, रिसर्च कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपने ऐसा ग्रुप ले लिया जहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक नहीं होगा तो आप रॉन्ग सैंपल चुन लेंगे तो इन्फेरेंस क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अगर इफिशियंट नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अगर जनरलाइजेबल नहीं हुआ तो क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो जाएगी, है ना। तो ये बातें हैं। तो द कॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है सैम्पलिंग या सैंपल। सैम्पलिंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल, इट इज ए क्रिटिकल रिसर्च कॉम्पिटेंसी, यानी कि एक रिसर्च की दक्षता है, कितना बढ़िया सैंपल आपने चुना। ए मेटिकुलसली डिजाइन सैंपल इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इन पीयर रिव्यू, इट डायरेक्टली डिटरमाइंस द साइंटिफिक वर्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर स्टडी। ये सुनिश्चित करती है कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी इंटीग्रिटी उसकी ज्यादा है और वो किसका कितना साइंटिफिक वर्थ है। आई थिंक खत्म है, यस। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। देखिए आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, इतने दिनों से आप रिसर्च पर बात हो रही है, टाइप 1 टाइप 2 एरर की जब बात होती है, कितनी प्रकार की रिलायबिलिटी है, कितनी प्रकार की वैलिडिटी है, जनरलाइजेशन किसे कहते हैं, लो पार हाई पार के टेस्ट क्या है ना, वेरिएंस क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है। ओके, so it is all about characteristics of a good sample, and thank you for watching.